चलिए कोई बात नहीं। हाँ। हम्म तो टुवर्ड्स क्वांटम मॉडल क्या है बेटा, समझेंगे बात को। डी ब्रॉय ने बेटा वेव पार्टिकल डुअलिटी प्रपोज किया और हाइजेनबर्ग ने अपना अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल प्रपोज किया। ये दोनों ने मिलके साफ साफ कह दिया कि बेटा कि बोर मॉडल जो है वो फेलियर है। बोर मॉडल जो है वो फेलियर है, ये दोनों प्रिंसिपल के कारण, क्योंकि वेव पार्टिकल डुअलिटी है। बोर मॉडल इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल बता दिए और हाइजेनबर्ग ने बोला कुछ भी सर्टेन नहीं है, एवरीथिंग इज अनसर्टेन। यहां तक बात हुई। अब समझो, बिकॉज ऑफ दीज टू फैक्टर क्वांटम मॉडल आया। अब क्वेश्चन है कि क्वांटम मॉडल है क्या। तो चीजों को हम लोग को समझना है कि अभी तक जो हम लोग फिजिक्स जानते हैं या आप जानते हैं या न्यूटन वाला जो फिजिक्स है वो क्या है। तो ये सारा जो फिजिक्स है बेटा, दिस आर क्लासिकल फिजिक्स। कौन सा फिजिक्स है? क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स क्या होता है बेटा? जो न्यूटन के फर्स्ट लॉ है, ग्रेविटेशनल या न्यूटन के तीनों लॉ है जो हम लोग देखते आए, वो आपका क्लासिकल फिजिक्स है। तो क्लासिकल और क्वांटम फिजिक्स में अंतर क्या है, लिख लीजिएगा बेटा। क्लासिकल वर्सेस क्वांटम फिजिक्स, ये लिखना जरूरी है। क्लासिकल वर्सेस क्वांटम फिजिक्स। लिखे, समझेंगे बात। क्लासिकल वर्सेस क्वांटम फिजिक्स में क्या क्या प्रॉब्लम है, समझते हैं। पहला है बेटा, क्लासिकल में आइडेंटिकल एक्सपेरिमेंट विल गिव आइडेंटिकल रिजल्ट। इसका मीनिंग क्या होता है समझना अच्छे से, ठीक है, डरना नहीं है यहाँ पे एकदम भी। आइडेंटिकल एक्सपेरिमेंट विल गिव आइडेंटिकल रिजल्ट, मतलब ये है बेटा, अगर एक अपने पास बॉल है, इसको आपने फोर्स लगा दिया लेट से 5 न्यूटन का, तो इसके पास बेटा एक्सीलरेशन आ गया लेट से 1.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। जब जब आप 5 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तब तब बेटा इस बॉल का एक्सीलरेशन यही होगा, प्रोवाइडेड द कंडीशंस आर आइडेंटिकल। सेम एक्सपेरिमेंट विल गिव सेम रिजल्ट इन क्लासिकल मैकेनिक्स फिजिक्स। क्वांटम में ऐसा नहीं होता बेटा, आइडेंटिकल एक्सपेरिमेंट डज नॉट गिव आइडेंटिकल रिजल्ट्स। देखेंगे हम लोग, एक्सप्लेन करेंगे इसको, पॉइंट को आगे लिखिए। आइडेंटिकल एक्सपेरिमेंट होगा, सेम रिजल्ट्स नहीं आएंगे। अब बोलेंगे सर ऐसा कैसे, बेटा होता है, हम लोग सब डिस्कस करेंगे क्या करके। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लासिकल फिजिक्स बेटा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को कंप्लीटली इग्नोर करता है। उसके हिसाब से सब कुछ एक डेफिनेट ट्रेजेक्ट्री फॉलो करता है, एक डेफिनेट पाथ फॉलो करता है। पाथ फॉलो करता है। कार जो है उसको अगर आप या कार को बोल लीजिए या बॉल को बोल लीजिए, लेट से ये कार है अपना, ये कार है, इसको फोर्स लगाइएगा तो एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो करेगा और ये पाथ जो है फिजिक्स के इक्वेशन से आपको मालूम चल सकता है। हाइजेनबर्ग के आने के बाद बेटा हम लोग जानते हैं कोई कुछ डेफिनेट पाथ फॉलो नहीं करेगा, अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगा, ठीक है, थोड़ा बहुत अनसर्टेन हमेशा रहेगा। तो क्वांटम बेटा हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल को बेटा रेस्पेक्ट करता है, उसको अकाउंट में लेता है, क्लासिकल बिल्कुल इग्नोर करेगा। सेकंड है, क्लासिकल के अकॉर्डिंग बेटा डुअल नेचर नहीं है, इट इज ओनली ए सिंगल नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज पार्टिकल नेचर। जबकि बेटा हम लोग को मालूम है क्वांटम के अकॉर्डिंग डुअल नेचर होता है, दे हैव बोथ पार्टिकल एंड वेव नेचर। नेक्स्ट है, चलिए इतना लिख लीजिए, नेक्स्ट वाला बहुत खतरनाक है। नेक्स्ट वाला बेटा बड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा। सर सारा पॉइंट एक्सप्लेन करेगा? हाँ हाँ बेटा एक्सप्लेन करेंगे, ये तो मैं लिखा रहा हूँ। यस सर। चलिए आगे देखिए, ये बहुत खतरनाक। ऑब्जर्वेशन डू नॉट चेंज रिजल्ट, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है, एक बॉल है, ये इधर जा रहा था, आप अगर इसको देखेंगे खड़े होकर यहां पर, यहां से आप इसको खड़े होकर देखेंगे तो बेटा आप देखिए या मत देखिए उसका रास्ता वही रहेगा। बट क्वांटम के अकॉर्डिंग
आप अगर देखेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे, वो अपना रास्ता बदल लेगा। ऑब्जर्वेशन चेंजेस रिजल्ट। द मोमेंट आप उसको देखना स्टार्ट करिएगा, वो जैसे पहले जा रहा था वैसे नहीं जाएगा। द पाथ विल चेंज, या कुछ ना कुछ चेंज आएगा, रिजल्ट जो है चेंज करेगा। देखने के पहले कुछ हो रहा था, देखने के बाद कुछ हो जाएगा। ये क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स में होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब पहला, सर एक बार पीछे दिखाइए। हाँ, ऑब्जर्वेशन चेंजेस रिजल्ट, ऑब्जर्वेशन डू नॉट चेंज रिजल्ट। चलिए नेक्स्ट, हो गया सर। आगे बढ़ेंगे। अब मत देखिए, आइडेंटिकल कंडीशन बट नॉट आइडेंटिकल रिजल्ट, ध्यान से समझिएगा। ये वाटर है अपना, दिस इज वाटर। आप लोग को पता है लाइट ऐसे करके आएगा तो ऐसे करके रास्ते में बेंड कर जाता है, ये तो सबको पता है। ये कौन सा लाइट है बेटा? ये जो अंदर आया है। चलिए एक एक करके हम लोग नाम लिख सकते हैं सबका बेटा। दिस विल बी व्हाट बेटा? इंसिडेंट। इंसिडेंट। बहुत बढ़िया। दिस विल बी व्हाट? रिफ्रैक्टेड। रिफ्रैक्टेड। और बेटा हम लोग आज तक क्या पढ़े हैं लोअर क्लासेस में? या तो रिफ्रैक्शन होता है या तो रिफ्लेक्शन होता है। नहीं बेटा, दोनों एक साथ हो सकता है। यहाँ पर बेटा रिफ्लेक्टेड है और एक ही साथ हो रहा है, आपको दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता पानी से रिफ्लेक्टेड? क्योंकि बेटा इसमें ना बहुत इंटेंसिटी कम होता है, एकदम पतला सा रे पार हो रहा होगा आपको, मतलब उतना ब्राइटनेस उसका होता नहीं है। 90% बेटा अंदर चला आता है, 10% बाहर जाता है, इसीलिए आपको दिखता नहीं। समझ में है? इसलिए आपको दिखेगा नहीं, बट होता है। जहां ध्यान से सुनिएगा, जहां रिफ्रैक्शन होता है ना, वहां रिफ्लेक्शन भी होता है। जहां रिफ्रैक्शन होगा वहां रिफ्लेक्शन भी होगा, ये होगा, हर बार होगा। चलिए अब समझेंगे बात को। हम लोग जानते हैं लाइट बेटा वेव नहीं है, लाइट क्या है? फोटोन है या क्वांटम, डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, ये मान लेते हैं 10% और ये 90% है और ये तो 100% होगा। अब समझिए एक फोटोन यहां से चला, एक फोटोन यहां से चला और आगे बढ़ा और आगे बढ़ा और आगे बढ़ा, ऐसे करके फोटोन ऊपर से नीचे आया। तो मैं बोल रहा हूं लेट्स से पहला फोटोन जो है बेटा, जो फर्स्ट फोटोन है, ये आगे आकर यहां पर से, ये यहां से यहां फिर यहां आ गया। तो पहला फोटोन जो है वो रिफ्रैक्ट किया, फर्स्ट फोटोन रिफ्रैक्ट किया, रिफ्रैक्ट। चलिए अब मुझे ये बताइए कि पहला फोटोन तो रिफ्रैक्ट कर गया, चलिए समझ में आया, पहला फोटोन रिफ्रैक्ट कर गया, समझ में आया। दूसरा फोटोन क्या करेगा? मे भी रिफ्रैक्ट करेगा, मे भी रिफ्लेक्ट करेगा। मान लेते दूसरा वाला भी रिफ्रैक्ट करेगा, दूसरा वाला भी अंदर चला आया, दूसरा वाला भी अंदर चला आया। अब एक थर्ड वाला आया, थर्ड वाला रिफ्लेक्ट कर गया। क्वेश्चन ये है थर्ड वाला क्यों रिफ्लेक्ट किया? पहला वाला रिफ्रैक्ट, दूसरा वाला रिफ्रैक्ट, तीसरा वाला रिफ्लेक्ट क्यों किया? क्या रीजन? पहले वाले फोटोन में दूसरे वाले फोटोन में लेट्स से पहला फोटोन का नाम दिए ए, दूसरा फोटोन का नाम दिए बी, तीसरा फोटोन का नाम दिए सी। पहला फोटोन और दूसरा फोटोन एकदम एग्जैक्ट आइडेंटिकल है या नहीं है? आइडेंटिकल है। सारे कंडीशन अगर आइडेंटिकल थे तो पहला और दूसरा ने बेटा रिफ्रैक्ट किया, समझ में आता है। सी ने ऐसी कौन सी गलती की कि उसको रिफ्लेक्ट होना पड़ा? सेम सेट ऑफ कंडीशन, फिर सी रिफ्लेक्ट क्यों करेगा? अपने पास 3 फोटोन है, 2 रिफ्रैक्ट किया, तीसरा रिफ्लेक्ट क्यों किया? ऐसा क्या अलग था उसमें?
कुछ अलग नहीं है, फिर भी उसका रिजल्ट बेटा अलग आया। ये होता है कि सेम फोटोन होगा, सब कुछ आइडेंटिकल होगा, वो रिफ्लेक्ट क्यों किया किसी को नहीं पता है, बस हम लोग को मालूम है क्वांटम नेचर का होता है इसलिए कर सकता है, अदरवाइज और कोई लॉजिक नहीं है उसके पीछे कि क्यों रिफ्लेक्ट करेगा। वो एकदम आइडेंटिकल फोटोन है, फिर रिफ्लेक्ट करने का लॉजिक नहीं था। पहला वाला अगर रिफ्लेक्ट किया दूसरे को भी करना है, फिर तीसरे को भी करना है, सबको वही काम करना है, क्योंकि आइडेंटिकल रिजल्ट, आइडेंटिकल एक्सपेरिमेंट विल गिव आइडेंटिकल रिजल्ट। तो पहला वाला फोटोन के समय जो कंडीशन था, थर्ड वाले में भी वही कंडीशन मेंटेन करोगे तो उसको तो वापस रिफ्लेक्ट होना नहीं था, रिफ्रैक्ट करना, बट ऐसा होता नहीं है। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये क्वांटम फिनोमेना है, ऐसे बहुत सारे क्वांटम फिनोमेना होते हैं। चलिए, इसमें किसी को डाउट बेटा? सर बट ऐसा क्यों हो रहा है सर? नो वन नोज बेटा, वही अनसर्टेनिटी बेटा, वही तो बात है ना, नथिंग इज सर्टेन, एवरीथिंग इज अनसर्टेन। यस। ठीक है, जब आप माइनर बहुत माइन्यूट लेवल पे जाएंगे तो चीजें जैसे आप देखो, ये हमारा इंट्यूशन है ना बेटा, ये हम लोग एक ऐसे वर्ल्ड में रहे हैं कि हर बार एक जैसा होता है और हर बार वही होता है। फॉर एग्जाम्पल, हर बार बॉल ऊपर से नीचे आता है, हम लोग को लगता है कि हर बार होना चाहिए, इसीलिए हम लोग का एक्सपेक्टेशन है कि नहीं एक ऑर्डर फॉलो होगा, पहले जैसे हुआ फिर से वही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं। चलिए, यहाँ पर किसी को डाउट बेटा? आइडेंटिकल कंडीशन डज नॉट गिव आइडेंटिकल रिजल्ट्स। नो सर। चलिए, और ये सब एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, ये आपको क्वांटम मतलब ये क्वांटम मैकेनिक्स आएगा, बट ये वाला एक्सपेरिमेंट वगैरह नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट। अब देखो, इलेक्ट्रॉन डू नॉट फॉलो डेफिनेट ट्रैजेक्टरी, ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी ने बोला था। आपका वही हाल हो रहा होगा बेटा इसके जैसा, कि जब सब कुछ भी डेफिनेट नहीं है तो नील बोर का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल क्यों पढ़ाया गया? इलेक्ट्रॉन डू नॉट फॉलो अ डेफिनेट ट्रैजेक्टरी। सर इसको लिखना है क्या? ये तो हम लोग जानते हैं ना, ये लिख भी लीजिए कहीं पे, इलेक्ट्रॉन डू नॉट फॉलो डेफिनेट ट्रैजेक्टरी। इलेक्ट्रॉन एक डेफिनेट ट्रैजेक्टरी फॉलो नहीं करेगा। दुख होता है कि उतना कुछ हम लोग ने पढ़ाई किया, उसके बाद मालूम चलता है कि ये सब बेकार चीजें है, कुछ काम का नहीं है। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहा है, हम लोग इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट का रेडियस निकाल लिए, फिर उसका एनर्जी निकाल लिए, ये निकाल लिए, वो निकाल लिए, सब निकाल लिए, और अल्टीमेटली हाइसेनबर्ग आके बोलते हैं कि सारा टाइम वेस्ट हुआ है, बर्बाद हो गया, कुछ काम का नहीं है। अरे सर, हाँ बेटा। सर ये तो अनसर्टेनिटी है सब कुछ में, तो इसमें भी तो प्रूफ नहीं है कुछ। नहीं नहीं बेटा, प्रूफ आया है, हाइजेनबर्ग का प्रूफ है, मैथमेटिकल प्रूफ है, हायर मैथमेटिक्स से आता है। हो गया सर। चल नेक्स्ट। चलिए, अब लिखेंगे बेटा व्हाट इज क्वांटम मैकेनिक्स। लास्ट वाला पॉइंट बाकी है, ऑब्जर्वेशन चेंजेस रिजल्ट, वो वही डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन इज व्हाट इज क्वांटम मैकेनिक्स। समझते बात को। क्वांटम मैकेनिक्स को बेटा समझने के लिए बहुत सारे तरीके, मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ जो वन ऑफ द इजीएस्ट है, ठीक है। अदरवाइज बहुत लोग बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स बहुत डिफिकल्ट समझना, ये वो, ऐसा नहीं है बेटा। क्वांटम मैकेनिक्स 1920s में 30s में थोड़ा डिफिकल्ट था, अब उसका सिंप्लीफाइड वर्जन हर किसी को समझ में आ जाता है, ठीक है। अब वैसा नहीं है जैसा आइंस्टीन के जमाने में क्या था ना, आइंस्टीन कभी भी क्वांटम मैकेनिक्स के सपोर्ट में नहीं थे, वो क्वांटम मैकेनिक्स में जो बिलीव करते थे उनको पागल बोलते थे, सीधा बोलते थे ये पागल है, ठीक है। तो उस जमाने में थोड़ा डिफिकल्ट था, बट आज उतना डिफिकल्ट नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स को समझने के लिए उन्होंने एक अच्छा एक एग्जाम्पल दिया था। क्या दिया था? अपना एक कैट का एग्जाम्पल दिया, स्क्रॉडिंगर्स कैट। ये बेटा क्या होता है ना, ये बस प्रोनाउंसिएशन को चेंज करने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग ये लगाते हैं ना हिंदी के ऊपर कुछ भी, इसको क्या बोलते हैं? री की मात्रा ना बेटा,
यस हाँ, फॉर एग्जाम्पल आप ये लिखते हैं फर और ये है फर, दोनों में माइनर प्रोनाउंसिएशन का अंतर है। तो वही है, वो ऊपर वाला डॉट जो है प्रोनाउंसिएशन को डिफरेंशिएट करता है। ये जर्मन नाम है, ठीक है, दिस इज जर्मन नेम, ये जर्मन थे। चलिए समझेंगे। एक लड़का था, इसका नाम था रॉकी, ठीक है, ये बदमाश लड़का है, ठीक है, देख रहे ये फंकी टाइप का बेल्ट लगा रखा है, ये देखो जूते और ये ट्राउजर, यहाँ तक कौन ट्राउजर पहनता है, कोई नहीं पहनता। तो ये थोड़ा मॉडर्न टाइप का बदमाश टाइप का लड़का है। इसके पास एक बिल्ली थी, बिल्ली का नाम था दिल्ली वाली बिल्ली, ये दिल्ली से आई थी तो दिल्ली वाली बिल्ली। इस लड़के ने क्या किया, एक बॉक्स लिया, बॉक्स के अंदर एक पॉइजनस सब्सटेंस रखा, पॉइजनस, डेडली है ये, बट ये सिर्फ रखा है तो डेडली नहीं है, इसको जाकर कोई अगर डब्बा खोल कर खाता है तब वो डेडली है, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा मतलब अट्रैक्टिंग नहीं है बाहर से देखने में। चलिए अब समझिए बात को। इस लड़के ने क्या किया, इस पॉइजनस सब्सटेंस को अंदर रखा और बाद में इस बिल्ली को अंदर भेज दिया और डब्बा बंद कर दिया। अब मान लीजिए डब्बे के अंदर बिल्ली है, आपको दिख नहीं रही है, आपसे पूछा जाएगा कि बिल्ली वो पॉइजनस सब्सटेंस को खाएगी या नहीं खाएगी, तो आप बोलेंगे हमको कैसे पता, इनफैक्ट किसी को नहीं पता, वो बिल्ली खा भी सकते नहीं भी खा सकती है, बट इतना सर्टेन अगर खा ली तो सर्टेन डेथ हो जाएगा, बीमार नहीं पड़ेगी, पक्के से डेथ है उसका। तो आपसे पूछा गया इस बक्से के अंदर, इस बॉक्स के अंदर बेटा कैट जो है वो डेड है या अलाइव है, आप बोलेगे सर कैसे पता, बिना देखे मालूम नहीं होगा। तो आप बोलेगे सर सबसे आसान तरीका है, डेड है या अलाइव है ये पता करना, बक्से को खोल के देखते। तो आपने बक्सा खोला, आपको बक्स जो बिल्ली है अलाइव दिखी। फिर एक बार और एक्सपेरिमेंट आपने रिपीट किया, आपको ही मजा आने लगा इस एक्सपेरिमेंट में, तो फिर से वही सारा कंडीशन हुआ, बिल्ली लिया, बिल्ली को आपने ऐसे करके बंद कर दिया, फिर वही काम किया। फिर अगली बार फिर निकालने आए तो मालूम चला इस बार देखने गए तो बिल्ली आपको डेड दिखी। तो देखो बिल्ली जब आप बाहर निकालोगे आइदर बिल्ली जो है अलाइव होगी, कैट जो होगा या अलाइव होगा या डेड होगा, दो में से एक ही केस होगा, बीमार नहीं पड़ने वाली बिल्ली, ठीक है, या तो अलाइव रहेगी तो डेड रहेगी। बात ये है कि बाहर जब आप निकालते हैं तो कैट इज अलाइव और डेड, दो ही केस आपको निकलेगा। क्वेश्चन ये है जब बिल्ली अंदर है तो उसका स्टेट क्या है, आप बोलोगे सर अंदर है, हमको नहीं देखा नहीं है अंदर से, तो आइदर द कैट विल बी अलाइव और इट विल बी डेड, ऑब्वियस सी बात है, या तो उसने खा लिया होगा तो मर गई है, और नहीं खाया होगा तो जिंदा है, यही दो ऑप्शन है। द क्वांटम मैकेनिक्स में ये ऑप्शन नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स अंदर बिल्ली डेड और अलाइव नहीं है, ध्यान से समझिएगा, बिल्ली इज नॉट डेड और अलाइव ना, बिल्ली इज डेड एंड अलाइव। सर मतलब एक ही समय पे जिंदा भी और मरा हुआ। हाँ बिल्कुल, एट द सेम इंस्टेंट द कैट इज डेड एंड अलाइव, ऐसा कुछ कैसे सर? एक्सप्लेन कर रहे बेटा, ऐसा कुछ होगा, इट विल बी बोथ डेड एंड अलाइव। सर ये कैसे पॉसिबल है? आ रहे सर देखिए एक मिनट बेटा, दिस इज अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स इस तरीके से चीजों को देखता है, दिस इज द वे दैट क्वांटम मैकेनिक्स विल विजुअलाइज एवरीथिंग। फॉर एग्जाम्पल आपने एक इलेक्ट्रॉन यहां पर रखा, क्वांटम मैकेनिक्स से आपने पूछा कि इलेक्ट्रॉन कहां, वो ये नहीं बोलेगा कि इलेक्ट्रॉन यहां पर है, वो बोलेगा यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, हर जगह है, इट इज एवरीवेयर, और नहीं एक ही समय पे हर जगह है।
At the very same instant, electron is everywhere inside the box. तो वो टेलीपोर्ट भी कर सकता है। सब तो बेटा क्वांटम मैकेनिक्स से तो सारा कुछ ये लोग मतलब एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं ना, टेलीपोर्टेशन, अल्टरनेट रियलिटी, मल्टी यूनिवर्स वगैरह वगैरह, इसी का यूज करके ट्राई किया सर डायमेंशंस भी क्या बेटा? डायलेशन नहीं बेटा, डायलेशन तो टाइम डायलेशन रिलेटिविटी से होता है। ओके सर। टाइम डायले देखिए, एक है क्लासिकल, एक है क्वांटम और एक है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तीनों अलग चीजें हैं। और यही सारा क्लासिकल क्वांटम थ्योरी को बेटा अलग अलग थ्योरी है ना, इन तीनों के को रिप्लेस करके एक नया थ्योरी लाने की बात की जाती है। कुछ फिजिक्स का मानना है कि इन तीनों को हटा देंगे, सिर्फ एक ही थ्योरी काम आएंगी। फॉर एग्जाम्पल, क्लासिकल फिजिक्स से आप इलेक्ट्रॉन वाला कुछ भी नहीं कर पाओगे, उसके लिए क्वांटम मैकेनिक्स लगेगा। जब स्पीड ऑफ लाइट में मूव करने लगेंगे ना तो क्लासिकल काम आएगा ना क्वांटम काम आएगा, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी काम में आएगी। स्ट्रिंग थ्योरी कहता है कि एक ऐसा थ्योरी है जो हर जगह काम आएगा, एक सिंगल थ्योरी हर जगह काम आएगी। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, वही है स्ट्रिंग थ्योरी। इट विल रिप्लेस ऑल द थ्योरीज, देयर विल बी अ सिंगल थ्योरी। क्वांटम मैकेनिक्स और करके चीजों को नहीं देखता है। देयर इज नथिंग कॉल्ड डेड और अलाइव, इट विल बी डेड एंड अलाइव। आप बोलेंगे सर बिल्ली एक समय पे जिंदा एक समय में मर कैसे सकती है? बेटा क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जिंदा भी रह सकती है, मर भी सकती है। अब बोलेंगे सर ऐसा नहीं होता है। बेटा हम लोग को लगता है, क्योंकि हम लोग इसी तरीके से ट्रेन हुए हैं आज तक। अभी आगे देखिएगा तो आगे आप लोग और हिल जाइए। क्वांटम मैकेनिक्स पूरा पूरा बेटा, क्वांटम मैकेनिक्स में इंट्यूशन नहीं लगाना है, कॉमन सेंस काम नहीं करेगा। कॉमन सेंस बेटा काम नहीं करता, इसीलिए क्वांटम मैकेनिक्स थोड़ा ऑड लगेगा, इसीलिए लोग बोलते समझ में नहीं आ रहा है। अरे इंट्यूशन को भूल जाइए एकदम, बचपन से जो सिखाया गया वो भूल जाइए कि या तो सर डेड होगा ऐसा या भी तो हो सकता है कि जब तक हम लोग बिल्ली को देख रहे हैं तब तक वो जिंदा है और हट गए तब वो डेड कंडीशन में हो। ऐसा नहीं बेटा, मतलब आएंगे सर आएंगे आएंगे एक करके आएंगे। समझ में आ रहा है बेटा? अब देखो बात को, अब क्वांटम मैकेनिक्स को बोला गया कैट का इक्वेशन लिखने, तो इसने लिखा साई कैट। ये एक सिंबल होता है, जैसे वाई आप लिखते हैं, एक्स लिखते हैं, वैसे एक सिंबल है साई कैट। नाउ दिस साई कैट विल बी इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, अलाइव बिल्ली एंड डेड बिल्ली, दोनों के बीच में प्लस का साइन होगा। ये 1/√2 क्यों आया इसके बीच में नहीं जाना आपको, ये 1/√2 ऐसा समझ लीजिए, 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर, ये दोनों मिलाने से 1 आता है, इसीलिए ऐसा किया। ठीक है, 1 आना चाहिए था, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर 1 आएगा, तभी जाके ये दोनों कोएफिशिएंट सही है। तो इसमें आपको जाना नहीं, कहीं पूछेगा नहीं कि यहाँ 1/√2 कैसे, यहाँ 1/√2 कैसे। बस आपको इतना समझना है कि जब इक्वेशन ऑफ कैट लिखा जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, तो वो मानेगा कि डेड भी है अलाइव भी है और उसी को सम कर देगा वो, बस और कुछ नहीं करने वाला। ठीक है, सेम स्टेट में। फॉर एग्जाम्पल बात को समझिए, आप बेटा घर पे रहते हैं, ये आपका होम हुआ, आप मार्केट जाते हैं, आप स्कूल जाते हैं, ठीक है, और बट आप खेलने नहीं जाते क्योंकि आपके पास मोबाइल है, आप दिन भर घर में बैठ के पलंग पे बैठ के सोफा पे बैठ के मूवी देखते हैं। चलिए, क्वांटम हमसे यार आपसे पूछा जाएगा तो हम बोलेंगे या तो आप घर पे होगे, या तो मार्केट में होगे, या स्कूल में होंगे, आइदर एट होम और मार्केट और स्कूल। क्वांटम मैकेनिक्स से पूछा जाएगा तो बोलेगा नहीं, बोलेगा आप घर पे भी हो, आप मार्केट सर में भी तीनों हो, जगह। हाँ एट द सेम टाइम आप तीनों जगह। ये क्वांटम मैकेनिक्स का मानना है, ये क्वांटम मैकेनिक्स का मानना है। क्वांटम मैकेनिक्स सिर्फ ये काम करेगा कि मान लेते हैं आप घर पे बेटा 60% टाइम मिलते हैं, यहाँ 20% और यहाँ 20%, तो क्वांटम मैकेनिक्स क्या करेगा, इसको ऐसे लिखेगा, साई विल बी इक्वल टू होम प्लस मार्केट प्लस स्कूल। और यहां मान लेते हैं, यहाँ 1/√अंडर, मुझे 1 लेके आना है किसी भी हाल में, ऐसा कुछ करेंगे कि 1 आ जाना चाहिए। 1/2, यहाँ क्या आएगा, स्क्वायर है ना, तो हाफ ले लिए
तो स्क्वायर करने से यहाँ पे हम लोग को हाफ बचा है ना 0.25, लीजिए हो गया। नहीं नहीं नहीं, ये कैसे आना, जो 1/4 आएगा ना, हाँ 1/4, सॉरी 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 1/4, हाँ 1/4 देने से हो जाएगा, 1/4 1/4, लीजिए हो गया। ये लिखिएगा ऐसे को, 1/√2 होम, 1/4 मार्केट, 1/4 स्कूल। इसको स्क्वायर कर दीजिए, इसको स्क्वायर कर दीजिए, इसको स्क्वायर, तीनों को स्क्वायर करके 1 आना चाहिए, तो एक्सेप्टेबल है। बस ये प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अभी के लिए इतना समझिए कि आप क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग या तो मार्केट, या तो घर, या तो स्कूल में नहीं है, एक ही समय में मार्केट में, एक ही समय में स्कूल में, और एक ही समय में बेटा घर पे। समझ में आया? इसमें किसी को डाउट? सर इसका प्रूफ किसी ने दिया था सर? अरे बेटा ये प्रूफ नहीं है इसमें, अरे वैसे मत सोचिए, बोल तो रहे, इसको आप इंट्यूशन के हिसाब से मत सोचिए कि इसको सही होने के लिए हमको प्रूफ चाहिए। ये थ्योरी है, इसकी बात माननी है मानिए, ये प्रूफ नहीं देने जाएगा आपको, ये समझिए। बस मान लिया है। हाँ अरे मान नहीं लिया है, सर तो माना। जिसने दिया है सर उसको तो सब पागल बोलेगा बेटा सर। सुनिए, अब आपको मैं बोलूंगा टाइम ट्रैवल। Yes, टाइम sir. ट्रैवल एक फिलॉसफी है, एक हाइपोथेटिकल चीज चल रही ना। अगर हो जाएगा तो आप उसका प्रूफ मानिए, मतलब बोलिएगा कि मैथमेटिकली ड्राइव करके दिखाइए कैसा होगा। अगर होता है तो होता है, फिर कोई दिमाग नहीं लगाना। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये है ना बेटा कि ये अलग चीज है, टोटली अलग है, इसको इंट्यूशन से मत कंफ्यूज कीजिए। हमारा इंट्यूशन है कि हम हर चीज के लिए प्रूफ मांगते हैं, क्यों मांगेंगे, इस बार नहीं मांगेंगे, ऐसा कुछ होगा। चलिए इतना समझ में आया क्वांटम मैकेनिक्स चीज बेटा। हमें पूरा क्वांटम मैकेनिक्स नहीं समझना है, क्वांटम मैकेनिक्स का हमको बस ए जानना है, क्योंकि पूरा क्वांटम मैकेनिक्स बेटा 2-3 साल में होता है। आपको पता है, आप अगर हायर यहाँ के बाद अगर आप कॉलेज में जाएंगे ना, बीएससी में आपको क्वांटम मैकेनिक्स नहीं बताया जाएगा। अगले 3 साल क्वांटम मैकेनिक्स आपको नहीं पढ़ाया था, आपको एमएससी में क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ाया था। तो आपको समझिए बस इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। चलिए आगे देखेंगे। हाँ बेटा, तो वहाँ पे 1/2 होगा ना। अच्छा ये 1/2 होगा, ठीक है बेटा। ये थोड़ा फंस गया है। सर मतलब क्वांटम मैकेनिक्स बोलता है कि सब जगह सब कुछ हो सकता है, एक प्रोबेबिलिटी है बस उस जगह पे होने का। हाँ बेटा आएंगे बेटा, अभी जितना बोल रहे हो उतना समझिए ना। अभी अभी क्वांटम मैकेनिक्स बोल रहा है कि मल्टीपल, मतलब एक ही समय पे आप दो जगह हो सकते हैं, ठीक है। ये अभी समझना है। एट द सेम टाइम इट कैन बी डेड एज वेल एज अलाइव। आगे क्या बोल रहा है आगे का अभी मत सोचा, बाकी मेरे पर छोड़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ समझिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स मून एग्जिस्ट बिकॉज इट इज बीइंग ऑब्जर्व। अब बोलेंगे सर ये क्या चीज है, कहने का मतलब ये है, ये मून है, इसको आप देख रहे हैं। आप अगर टर्न कर जाइएगा, सिर ऐसे घुमा लेते हैं, तो जरूरी है मून एग्जिस्ट करेगा। आप बाहर देखे मून है, बहुत बढ़िया, अब अंदर आकर चाय पी लिए, आराम कर रहे हैं, उस समय क्या गारंटी है कि बाहर मून है? हाँ सर है, हम तो दोबारा देखने गए तो मिल गया। अरे बीच में कहाँ था मून? आपने मून को बाहर जाके देखा, मून है, अग्रीड, अंदर आ गए, बाहर जाके दोबारा देखेंगे मून मिलेगा, बट क्या गारंटी था कि इस बीच में भी मून है वहां पे? इसका मुझे दीजिए आप प्रूफ। सर अगर हम पूरा दिन बैठे रहे तब कैमरा यस सर, यस सर। अभी तक आप समझे नहीं। आप देख रहे हैं तो मून है, अग्रीड है। आप पूरा दिन देखे, पूरा दिन मून था, आपने देखना बंद किया, मून गायब। सर मतलब हम लोग ये मानते हैं कि अगर हम लोग जब तक देख रहे हैं तब तक वो है, और जब नहीं देख रहे तब वो हो भी सकता है नहीं। नहीं भी हो सकता है। सर पर सब तक देखता है हर रोज, क्या? सर कुछ गायब नहीं होता है। फिर से बोलिएगा। तो कोई भी 1 सेकंड के लिए कभी तो मून गायब नहीं होता है, तो फिर उसको कैसे बोल देते हैं? क्या कर रहे आयुष बेटा? हाँ बोलिए बेटा। गायब अजीब मुश्किल है। आप दिन भर देख रहे हैं तो हाँ, जब तक आप देखते तभी तक मून रहता है।
जैसे दिखना बंद कीजिएगा मून गायब होता है। मैं तो ये बोल रहा हूँ, मैं ये थोड़ी ना बोल रहा हूँ कि मून दिन भर नहीं रह सकता, रह सकता। जब तक, मेरा कहने का मतलब है मून जब आप देखोगे तब आप रहता है, उसके बाद नहीं रहता है। देयर इज नो वे अदर वे टू वेरीफाई दिस। ओके सर। और कोई तरीका है इसको वेरीफाई करने का कि जब नहीं देख रहे तो मून है? यस सर, एक है। क्या है? सर जैसे आप बोले अंदर चाय पीने आ गए तो फोन से कैमरा ऑन करके रिकॉर्डिंग लगा देंगे, तब तो प्रूफ रहेगा ना सर। अगेन यू आर ऑब्जर्विंग इट। फिर से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम आंखों से देखे ना देखे बेटा ऑब्जर्व तो कर रहे हैं ना। समझेंगे ओके बात को? चलिए देखिए, तो अभी हम लोग को ये मानना जा सकता है बेटा कि अगर आप टर्न करेंगे तो मून गायब भी हो सकता है। देयर इज नो अदर वे ऑफ नोइंग। ये कभी नहीं जान सकती है बेटा कि अभी मून एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ये इम्पॉसिबल है इसको पता करना कि एट दिस वेरी मोमेंट डज मून एग्जिस्ट और नॉट। अभी फिर से देखने लगी, फिर से आ गया। चलिए, आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, अभी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। चलिए देखिए, कहने का मतलब ये था, जो प्रीवियस हम लोगों ने देखा कि मून था, ये इसलिए है क्योंकि हमने देखा, हमने ऑब्जर्व किया, पहले नहीं था। मतलब हमारे देखने से बेटा मून आ गया। मतलब रियलिटी में देयर एग्जिस्ट नो मून, बट सिंस वी आर ऑब्जर्विंग देयरफॉर देयर इज मून। ऑब्जर्वेशन अल्टर्स रियलिटी। आप जो देखते हैं उसके कारण से बेटा चेंज हो जाता है रियलिटी। एक्सप्लेन करेंगे, समझिए बात को। इसको हम लोग हिंदी में बेटा माया और इल्यूजन बोलते हैं। जो कॉन्सेप्ट ऑफ जो होता ना वेद वगैरह में कॉन्सेप्ट है, या बाकी जो हिंदू फिलोसफी में कॉन्सेप्ट है माया का, इल्यूजन का, बेटा वही चीज है। माया के अकॉर्डिंग बेटा एवरीथिंग इज इल्यूजन। सब कुछ इल्यूजन है, रियलिटी कुछ और है। और जो रियलिटी है वो हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, और हम लोग रियलिटी को देख नहीं सकते। एक्सप्लेन करते, समझिए बात। ये वाला एक्सपेरिमेंट हम लोग को याद है, बहुत बार हो गया, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था। हम लोगों ने टॉर्च लिया, लाइट ऑन किया, बीच में हम लोगों ने नैरो ओपनिंग दे दिया, इसका नाम रख दिया था हम लोगों, नाम क्या, इसको स्लिट बोलते हैं हम लोग को और सर उसकी जगह लाइट नहीं आएगा बाकी। हाँ बहुत बढ़िया। अगर यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो हम लोग को सिर्फ यहाँ पर लाइट दिखना चाहिए और यहाँ पर लाइट दिखना चाहिए। आइडियल केस में ये होना था, बट एक्चुअल में बेटा ऐसा नहीं, ऐसा होता है। अब ऐसा क्यों होता है बेटा हम लोग को मालूम है ना, क्या रीजन था? लाइट इज वेव नेचर। अब ध्यान से समझिएगा, इस पैटर्न को बोला जाता है इंटरफेरेंस पैटर्न। क्या बोला गया? इंटरफेरेंस पैटर्न। इंटरफेरेंस पैटर्न कौन क्रिएट करेगा? ओनली वेव। ओनली वेव कैन क्रिएट इंटरफेरेंस पैटर्न। और दुनिया में कोई चीज नहीं है जो इंटरफेरेंस क्रिएट कर पाए, और कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर कोई चीज ने इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट किया, दैट हैज टू बी वेव, नथिंग एल्स। तो यहां तक हम लोग को समझ में आया कि लाइट वेव है इसीलिए। अब ध्यान से समझिएगा, ये इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट करने के लिए वेव इसलिए होना पड़ता है क्योंकि सेम वेव को यहां से भी क्रॉस करना है और यहां से भी क्रॉस करना है। यहां पर आएगा बाहर, यहां पर आएगा बाहर, फिर बाद में दोनों यूनाइट हो जाएंगे, तभी होगा। मतलब एक ही वेव दोनों जगह से निकलेगा, यहां से निकला, यहां से निकला, फिर दोनों कंबाइन हो जाना चाहिए, तब जाके ऐसा पैटर्न क्रिएट होगा। एक ये इधर से बेटा अलग वेव आया, ध्यान से समझिएगा, इधर से अलग वेव आया, इधर से अलग वेव आया, नहीं होगा इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट। सेम वेव विल हैव टू क्रॉस एट द सेम टाइम। एक ही वेव को दोनों स्लिट से एक ही जगह क्रॉस, एक ही साथ क्रॉस करना होगा, तब ऐसा होता है। और इसका मतलब बहुत सारे प्रूफ उन्होंने मैथमेटिक एक्सपेरिमेंटल करके देख लिया, यही करना होगा, और कोई तरीका नहीं है। इसके बारे में आप लोग और जानेंगे वेव थ्योरी ऑफ हाइजेंस। हाइजेंस ने अपना एक वेव थ्योरी दे रखा है, वहां से आप जानेंगे। ये क्लास 11th में वेव जब होगा तब होगा, या 12th में होगा तब होगा हाइजेंस। ये हम लोग को मानना है कि सेम समय पे सेम वेव दोनों जगह से क्रॉस करना चाहिए। अब ध्यान से समझिए, यही काम हम लोग इलेक्ट्रॉन के साथ करें। ये है इलेक्ट्रॉन एमिटर, ये इलेक्ट्रॉन क्रिएट जनरेट करता है।
ये इलेक्ट्रॉन जनरेट करता है। कैसे करता है हम लोग को नहीं जाना है, ठीक है, हम लोग को बस मशीन मालूम है ऐसा। फिर से एक स्लिट लेंगे, तो यहां से बेटा इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा और इलेक्ट्रॉन इधर फैलेगा, इधर फैलेगा, हर तरफ इलेक्ट्रॉन फैलेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन हर तरफ से पास हो रहा है। फिर वही काम करेंगे, एक स्लिट लेंगे। अब ध्यान से समझो, इलेक्ट्रॉन बेटा छोटे छोटे पार्टिकल है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास करके यहाँ पहुंचेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास करके यहाँ पहुंचेंगे। इलेक्ट्रॉन को मान लीजिए छोटा वाला टेनिस बॉल है, बस। इलेक्ट्रॉन और टेनिस बॉल में यही अंतर है, टेनिस बॉल बहुत बड़ा है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, बाकी चीज तो वही है, प्लस इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरी करता है। अब समझो बात को, आइडियल केस में बेटा फिर से ये आना था, बट ये नहीं आया। आप बोलेंगे सर ये नहीं आएगा क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ से टकराएंगे, इस ऊपर वाले सरफेस से कोलाइड करके इधर आ जाएगा, कुछ यहाँ से कोलाइड करेगा और यहाँ आ जाएगा, कुछ क्या है कोलाइड नहीं करेगा, सीधा चला जाएगा। चलिए आपकी बात मान लिए, मान लेते हैं स्लिट में कोलिजन हो रहा है, टेनिस बॉल जाएगा, अगर किसी से क्रॉस करेगा तो मे भी ऊपर से ऊपर को हिट करे या नीचे को हिट करे, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ऐसा होगा ना बेटा, तो यहां पर पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा, यहां से यहां पहुंचेगा और यहां पहुंचेगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है यहां से यहां तक पहुंच पाए, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ऐसा होगा। तो मतलब ऐसा कुछ क्रिएट होगा, यहां पहुंचा, यहां पहुंचा, यहां पहुंचा, यहां पहुंचा, एक ऐसा क्रिएट हो सकता है। बट बेटा ऐसा भी नहीं हुआ, हुआ कुछ ऐसा। कोई लॉजिक किसी के पास नहीं है कि जब यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, तो यहां पर क्यों नहीं पहुंचा, यहां क्यों नहीं पहुंचेगा। अरे जब यहां पहुंच सकता है, यहां पहुंच सकता है, बीच में कैसे कैंसिल हो गया, इसका कोई लॉजिक ही नहीं है। टकरा कर ऊपर पहुंच रहा, नीचे पहुंच रहा, फिर और नहीं, और तो और फिर यहां क्यों नहीं पहुंचा, फिर यहां पहुंच जाता है, फिर यहां नहीं पहुंचा, यहां पहुंच जाता है, ये क्या चल रहा है। तो फिर बोला गया ये तभी पॉसिबल है ऐसा वाला पैटर्न जब ये वेव है। कौन, इलेक्ट्रॉन वेव है। यहां तक तो बर्दाश्त हो रहा था लोगों को, बट ये पैटर्न तभी बनेगा जब सेम इलेक्ट्रॉन, ध्यान से समझिएगा, जब सेम इलेक्ट्रॉन एक ही समय पे इसको भी क्रॉस करेगा, इसको भी क्रॉस करेगा, और क्रॉस करने के बाद दोबारा मिल जाएगा, फिर से एक हो गया इलेक्ट्रॉन, तभी बनेगा। अगर एक ही इलेक्ट्रॉन, फिर से समझिए, अलग अलग इलेक्ट्रॉन नहीं, एक समय पे दो अलग अलग नहीं, सेम इलेक्ट्रॉन हैज टू क्रॉस दिस स्लिट as well as this slit at the very same time, then and only then we will get this interference pattern, otherwise चांस ही नहीं है, कोई स्कोप नहीं है इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट करने का। इलेक्ट्रॉन खुद में बढ़ के फिर से हो सकता है। अरे आगे सुन लीजिए बेटा, कंप्लीट करने दीजिए। ये एक्सपेरिमेंट बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन को एक ही समय पे दोनों जगह से क्रॉस करना होगा, अदरवाइज ये रिजल्ट आएगा ही नहीं। अब ये रिजल्ट आता है या नहीं आता है, आता है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन स्प्लिट करता है, वहां एक ही समय पे दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों जगह से पास होता है, मानना पड़ेगा। देखो या तो ये वाला गलत है, पर ये तो बार बार एक्सपेरिमेंट करके देखा, बार बार यही हो रहा है इलेक्ट्रॉन के साथ, तो फिर एक ही इलेक्ट्रॉन यहां भी क्रॉस करेगा और यहां भी क्रॉस करेगा एट द वेरी सेम टाइम, और बाद में जाकर दोबारा ज्वाइन हो जाता है। अब लोग बड़ा परेशान, एकदम कंफ्यूज, कुछ को किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो लोगों ने बोला अच्छा पता करते इलेक्ट्रॉन जा कहां से रहा है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, बोला एक काम करते हैं, दोबारा से एक्सपेरिमेंट करते हैं, और इस बार यहां पर एक कैमरा लगा देंगे, हाई एंड कैमरा है, बड़ा एक्सपेंसिव कैमरा है, हाई एंड इंस्ट्रूमेंट, बस ये लगा दिया, और ये लगा के देखना चाहता है कि इलेक्ट्रॉन किधर से पास हो रहा, कौन सा इलेक्ट्रॉन किधर से पास हो रहा। कुछ नहीं किया, सिर्फ कैमरा लगाया, ऑब्जर्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन कहां से पास कर रहा है। पता आउटपुट क्या आया, आउटपुट ये हो गया अचानक से। कैमरा लगाइएगा, आउटपुट ये है
फिर कैमरा हटा दीजिए, आउटपुट ये हो जाएगा। फिर लगाइए, सॉरी, फिर हटाइएगा, फिर से वो हटाएंगे, फिर से इंटरफेरेंस लगाएंगे, फिर से वो हो जाए। मतलब अभी क्या बोले थे बेटा, बाय मियर ऑब्जर्विंग द रिजल्ट हैज चेंज्ड। आप कैमरा हटाइए, रिजल्ट चेंज कर जाता है। हमारे देखने से इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिकल बन जाता है, और हम नहीं देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन वेव रहेगा। हमारे अच्छे समझ लीजिए, ये यूनिवर्सल फैक्ट है। जब आप इलेक्ट्रॉन को देखेंगे तो वो पार्टिकल है, नहीं देखेंगे तो वेव है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपके देखने से इलेक्ट्रॉन पार्टिकल बन जाता है, और आप नहीं देखोगे इलेक्ट्रॉन को तो वेव है। इतना क्रिस्टल क्लियर। मतलब क्या है बेटा, जो इलेक्ट्रॉन है वेव है इलेक्ट्रॉन, पर आप देख नहीं पाते इलेक्ट्रॉन को वेव। तो रियलिटी इलेक्ट्रॉन इज वेव, बट हम देख क्या रहे, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल। इसीलिए कहते हैं जो रियलिटी है वो आप देख नहीं रहे, और जो देख रहे हो वो रियलिटी नहीं है। जो रियलिटी है वो आपको दिखा नहीं, और जो दिख रहा है वो रियलिटी नहीं। इसमें किसी को डाउट है? सर हाँ बेटा। जब मतलब इलेक्ट्रॉन जान जाता है, हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको, फिर वो पार्टिकल बन जाता है, और जब नहीं देखते तब वो वेव बन जाता है। कह सकते हैं बेटा, बट इलेक्ट्रॉन के पास लाइट मतलब माइंड थोड़ी ना, ब्रेन थोड़ी ना है कि वो जान जाता है। बट इतना समझ लीजिए कि ऑब्जर्वेशन चेंजेस द रियलिटी। साइंटिस्ट का कहना होता है ऑब्जर्वेशन चेंजेस द रियलिटी। और जो एक्सपर्ट मतलब जो रिलीजन वाले लोग होते हैं, जो फिलोसफिकल वाले लोग होते हैं, वो इनको इल्यूजन करते हैं, माया करते हैं, कि जो दिखता है वो है नहीं, और जो है एक्चुअली वो दिखता नहीं है। ये पर्टिकुलरली हिंदी फिलोसफी वगैरह में बहुत बार एक्सप्लेन किया गया है। और आपको बता दे बेटा, श्रोडिंगर जो है वो उपनिषद, हम लोग का एक वो वाला होता है उपनिषद, ठीक है, ये हिंदू टेक्स्ट है, रिलीजियस टेक्स्ट। उनको ये पढ़ते थे उपनिषद को। अपने लेटर में बहुत बार उपनिषद का जो कोट होता है ना, टेक्सुअल कोट या जो मीनिंग वगैरह, वो लाइंस वगैरह यूज करते थे। इनफैक्ट कुछ एक साइंटिस्ट है बेटा जिन्होंने संस्कृत इसलिए सीखा क्योंकि उनको हिंदू टेक्स्ट या हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट जो है, खास करके उपनिषद, वेद एंड गीता, वो उनको पढ़ना था। इनफैक्ट तब एंशियंट ऋषि तो ज्यादा जानते थे। क्या बोले बेटा? तो तब ये उपनिषद और वेदास में जब लिखा है तब तो एंशियंट ऋषि तो ज्यादा जानते थे। बेटा ये देखिए, अपना अपना परसेप्शन है, अपना अपना इंटरप्रिटेशन है। देखिए मैं आपको वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब इसी चीज को ना लोग जो है ना, देखिए अब कन्विंसिंग है, मतलब इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं है कि मतलब कन्विंसिंग नहीं, कन्विंसिंग है। एक अद्वैत नाम का एक फिलॉसफी है ना, अद्वैत फिलॉसफी ना, ये फिलॉसफी क्या करता है, समझिएगा बात को। ये फिलॉसफी क्या, ये फिलॉसफी वही चीज करता है कि मून एग्जिस्ट बिकॉज वी आर सीइंग इट। देयर इज नथिंग नोन कॉल्ड रियलिटी, एवरीथिंग इज इन आवर माइंड और कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब ये होता है जो हमारा माइंड अलाइव है, हम देख पा रहे, सुन पा रहे, सोच पा रहे, ये कॉन्शियसनेस है, ठीक है, कॉन्शियस लिविंग बीइंग, ठीक है, सोच सकता है जो, उसको कॉन्शियसनेस बोलते हैं। तो अद्वैत फिलॉसफी के अकॉर्डिंग ध्यान से समझिएगा, ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जर्व बोथ आर सेम थिंग। ध्यान से समझिएगा, ये आप है और ये आपका दोस्त है। अकॉर्डिंग टू दिस, आप और ये, आप ऑब्जर्वर है, आप ऑब्जर्व है, आपका दोस्त, दोनों एक ही है। ये आप है, ये ट्री है, दोनों एक ही है।
बोथ आर सेम थिंग। जो देख सकता है, सुन सकता है, सोच सकता है, वही सब कुछ है। आप ही अपने पेरेंट है, आप ही अपने भाई है, आप ही अपने दोस्त है। दिस इज व्हाट अद्वैत फिलॉसफी सेज। अब बोलेंगे सर ऐसा कैसे, ये तो बकवास की बातें कर रहा है। अभी क्वांटम मैकेनिक्स से एक्सप्लेन हो जाएगा। तो क्वांटम मैकेनिक्स के लिए बड़ा चैलेंजिंग हो गया था कि ऑब्जर्वेशन से रियलिटी चेंज कर रही है। तो अब देखिए, एक जो पुराना क्वेश्चन था कि मून एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, उस पर लोग बोले, जो साइंटिस्ट का कहना था, खास करके श्रोडिंगर ने लिखा है अपने टेक्स्ट में, मान लेते हैं कि मून इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि मैं देख रहा हूं। और सोचिए, अगर मैं नहीं हूं इस दुनिया में तो मेरे लिए मून तो है भी नहीं। मून इसलिए है क्योंकि बेटा मैं अलाइव हूं, मैं देख सकता हूं। अगर मैं जिंदा नहीं रहूंगा तो मून भी नहीं है मेरे लिए। अब आगे समझिए, मैं मून को देख रहा हूं, आप भी मून को देख रहे हैं। दोनों का मून एक ही क्यों है? दोनों का मून एक कैसे हो गया? दोनों ताजमहल को क्यों देख पा रहे हैं? दोनों के लिए बेटा नदी फ्लो कर रहा है, दोनों के लिए बारिश हो रही है, तो दोनों का दुनिया बेटा एक ही जैसा क्यों? मैं कह रहा हूं मैंने मून को देखा तो मून का रियलिटी चेंज हो गया, आपने मून को देखा तो मून का रियलिटी चेंज हो गया। हम लोगों ने मून को देखा तो मून का रियलिटी चेंज होता रहा। समझेंगे बात को? मून है, आपने देखा तो मून नहीं था, एक्चुअल में मून नहीं है, ये मानते हम लोग, मून नहीं है। मैं देखता हूं तो मून आ गया, आप भी देखते हो तो मून आ गया। तो मैं जब देखा तो मेरे लिए अलग मून होना था, क्योंकि मून तो एक्चुअल में है नहीं, मून तो मेरे कारण आया। और ये जब देखा तो मून तो है नहीं, बट इन्होंने देखा इसलिए मून आया। लॉजिक तो ये, तो दोनों का मून तो डिफरेंट होना चाहिए था। दोनों का ताजमहल को अलग होना है, दोनों का सब कुछ को अलग होना था। तो बोथ ऑफ अस शुड हैव अ डिफरेंट वर्ल्ड। मेरी दुनिया अलग होनी थी, आपकी दुनिया अलग होनी थी, क्योंकि दुनिया तो मेरे कारण है, मेरे आंखों के कारण है ना, एक्चुअल में दुनिया तो कुछ है नहीं। तो ये लॉजिक दिया गया कि नहीं, मून है क्योंकि दोनों का मून एक ही है। अद्वैत फिलॉसफी कहता है नो, मून नहीं है, पर दोनों को मून इसलिए एक ही दिखा क्योंकि दोनों का माइंड जो है बेटा कनेक्टेड, दोनों का माइंड कनेक्टेड। वी ऑल लिविंग बीइंग्स, या जो कॉन्शियसनेस वाला लिविंग बीइंग है, जो देख सकता है, सुन सकता है, सब एक ही है। सबका माइंड आपस में कनेक्टेड है, इसीलिए हम सबको एक ही चीज दिखता है। यही कॉन्सेप्ट है, वी ऑल आर वन। बस आपको लगता है कि आप अलग है, मैं अलग, नहीं, हम लोग सब एक ही है, हमारा माइंड आपस में कनेक्टेड है। अब बोलेंगे सर ऐसा नहीं है। देखो, इसके बेटा एग्जैक्ट साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, बट देयर आर पीपल जिनको टेलीपैथी का थोड़ा बहुत पावर है, दे कैन नो व्हाट अदर पीपल आर थिंकिंग। और ये खास करके बेटा मदर और चाइल्ड में ये काफी बार एक्सपीरियंस किया गया है कि बेटा बाहर रहता है, बट बेटे को अचानक से कोई बहुत मेजर या सीरियस एक्सीडेंट होता है ना, तो मदर को मालूम चल जाता है कि समथिंग रॉन्ग हैज हैपेंड। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये मतलब बहुत बार लोगों ने मतलब फील भी किया कि ऐसा होता है। तो देयर मस्ट बी सम कनेक्शन। आप बोलेंगे सर दिखता नहीं है, अरे दिखने को तो आपको वाईफाई भी नहीं दिखता, 3G भी नहीं दिखता, 4G भी नहीं दिखता, बट बिलीव तो है, काम तो कर रहा है। अब बोले सर वो तो स्ट्रांगली काम करता है, हमेशा काम करता है। बेटा ये मे भी मतलब सब कोई मतलब यूज नहीं कर पाते, मतलब इसके लिए ट्रेनिंग चाहिए होती है, कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो। बट मैंने आपको बेटा दोनों का पर्सपेक्टिव बता दिया है। बिलीव नॉट बिलीव दोनों आपके ऊपर, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। बट यही चीज है आपका क्वांटम मैकेनिक्स, ऑब्जर्वेशन से रियलिटी चेंज होता है। ठीक है।
चलिए अब किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। कुछ डाउट बता या पूरा कंफ्यूज हो गया आप? सर अभी तक जो पढ़े थे सब पूरे क्या हवाले? सब भूल गए? चलिए कोई बात नहीं। यहाँ तक समझ में आया बेटा? यस सर। चलिए बढ़िया। सर मतलब यस हम लोग के पास ही वो पावर है क्या कि हम बेटा? लोग के पास ही वो पावर है कि हम लोग रियलिटी को चेंज कर दें। अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स बेटा, अगेन ओके सर। ठीक है, आप समझिए। अब क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग बेटा हम लोग मैक्रोस्कोपिक है, हम लोग बहुत बड़े है, मास हमारा ज्यादा है। तो क्वांटम मैकेनिक्स का कहना है कि एक्चुअल में क्वांटम का जो होता है, समझिए बात, क्वांटम मैकेनिक्स का कहना है कि ये माइक्रोस्कोपिक के लिए एप्लीकेबल है, ध्यान से सुनिएगा, और मैक्रोस्कोपिक के लिए भी एप्लीकेबल है। इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ, माइक्रोस्कोपिक एज वेल एज मैक्रोस्कोपिक, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। जबकि क्लासिकल मैकेनिक्स सिर्फ मैक्रो के लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ मैक्रो के लिए एप्लीकेबल है, माइक्रो के लिए एप्लीकेबल नहीं है क्लासिकल मैकेनिक्स। समझ में आया बेटा? यस चलिए यस सर। सर हाँ क्लासिकल बेटा, मैकेनिक्स मैक्रो के लिए क्यों है, माइक्रो के लिए क्यों नहीं? क्या चीज? से इलेक्ट्रॉन जब घूमता है सर उसमें भी तो सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। हाँ तो बेटा वो तो इलेक्ट्रॉन घूमता है, अभी तो बताए बेटा इलेक्ट्रॉन घूमता ही नहीं है। अरे इलेक्ट्रॉन बेटा हर समय पे हर जगह है, फिर घूमता कहाँ से है इलेक्ट्रॉन? बेटा वेयर इज, चलिए आते हैं, चलिए अगला ही तो था, देख लीजिए आप इलेक्ट्रॉन का। बेटा जो वेलोसिटी वगैरह निकाले वो सब तो हो गया, वो सब तो गायब, भूल जाइए। वेयर इज इलेक्ट्रॉन इनसाइड एटम? इलेक्ट्रॉन इज एवरीवेयर इनसाइड एटम, प्लीज ये खत्म। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन मॉडल खोज लिया, उसके बाद हम लोग पता नहीं इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, ऑर्बिट, रेडियस सब निकाल के बैठ गए, और बाद में मालूम चलता है इलेक्ट्रॉन इज एवरीवेयर इनसाइड एटम। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन इज एवरीवेयर इनसाइड एटम, और हर समय पे हर जगह है। चलिए समझ में आया बेटा? देखिए ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है, 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 हर जगह। बेटा समझिए बात को, एक रूम है, रूम के अंदर आपने बल्ब जला दिया, लाइट स्प्रेड कर गया। कहाँ पे लाइट है बेटा? रूम में, हर जगह है रूम में लाइट, है ना? बस यस लाइट क्या है? वेव है, तो हर जगह एक ही लाइट प्रेजेंट हो सकता है, एक ही वेव हो सकता है। तो ऐसे ही बेटा इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा? वेव है, बिलीव कीजिए इलेक्ट्रॉन वेव है। बोलेंगे नहीं सब पार्टिकल, अरे देखने समय पार्टिकल है, नहीं देखिएगा तो वेव है वो। तो इलेक्ट्रॉन इज वेव, इलेक्ट्रॉन पूरे एटम में हर समय पे हर जगह है, ये मान के चलिए। सर। हाँ सर तो जब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था तो सर अल्फा पार्टिकल्स तो ज्यादातर सब स्ट्रेट चले गए थे, तो सर अगर इलेक्ट्रॉन्स हर जगह में रहेगा तो वो तो डिफ्लेक्ट कर जाएगा ना। कैसे बेटा? अगर पूरा इवनली स्प्रेड होगा तो नहीं करेगा, आप देखिएगा जब पूरा इवन स्प्रेड हो जाएगा तो नहीं करेगा, ठीक है। और न्यूक्लियस तो अपनी जगह पे, न्यूक्लियस को तो कुछ बोल भी नहीं रहे ना, न्यूक्लियस तो अपनी जगह पे, यस समझिएगा बात को। अब आगे चल के इलेक्ट्रॉन एक जगह नहीं, हर समय पे हर जगह है। पर आप बोलेंगे सर चलिए मान लेते हैं हर समय पे हर जगह, बट क्या कभी हम इलेक्ट्रॉन को एटम के अंदर, एटम से बाहर निकाल पाएंगे? मैं बोलूंगा हाँ निकाल पाएंगे। तो फिर आप बोलिएगा सर जब सब जगह से था तो फिर बाहर निकाल के हाथ पे कैसे रख लिए? अरे बाहर निकाल के हाथ में इसलिए रख लिए क्योंकि जब आप देखे तो पार्टिकल था, आपके देखने से वो पार्टिकल बनता है, पर है एक्चुअल में वेव।
आप देख रहे हो तो पार्टिकल है, नहीं देखोगे तो वेव है। आप समझे बात को? तो हम लोग ऐसे कैसे कुछ भी आगे बढ़ के एटॉमिक स्ट्रक्चर में आगे सॉल्व करेंगे? ये तो बड़ा डिफिकल्ट वाला बात हो गया यार, हर जगह रख दो इलेक्ट्रॉन को, कुछ भी चल रहा है ये। तो स्क्रॉडिंगर आए, इक्वेशन लिख दिया उन्होंने, इक्वेशन लिख के उनसे पूछा गया जा समझा दीजिए, समझा भी दिए। फिर उनसे पूछा गया इससे इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा जरा बताइए ना, जो इक्वेशन आप लिख के दिए इतना लंबा चौड़ा, इससे इलेक्ट्रॉन खोज पाएंगे हम लोग? बोलता है नहीं, खोज नहीं पाएंगे। फिर उनसे पूछा गया इलेक्ट्रॉन कहाँ मिल सकता है? एटम के अंदर मिलेगा, बस इतना बोलते। इनफैक्ट उनको नोबेल प्राइज इस बात का मिला क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को कभी खोज नहीं पाए, वो कभी इलेक्ट्रॉन का सही लोकेशन नहीं बताए और उनको नोबेल प्राइज दे दिया गया। समझिए बात को, इक्वेशन वो लिख के चले गए, मीनिंग नहीं समझाए सही से, खाली वेव बताकर चले गए। मीनिंग कोई और आके समझाया उसका कि देखो इस वेव से इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे ढूंढ सकते हैं। स्क्रॉडिंगर ने वेव इक्वेशन लिख दिया, इक्वेशन से पूछा गया क्या आप इससे लोकेशन बता पाइएगा इलेक्ट्रॉन का? बोला नहीं। फिर आगे एक और साइंटिस्ट आए, बोले देखो इस इक्वेशन से लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं। तो पता है स्क्रॉडिंगर क्या बोले? बोले वो पागल है, बेवकूफ है, ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब उनका ये मानना था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आप लोकेट नहीं कर सकते। तो आप समझिए बात को हुआ। स्क्रॉडिंगर ने इक्वेशन लिखा, लिखेंगे स्क्रॉडिंगर इक्वेशन, ये है सिंबल साई, ऐसे करके लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं साई। दिस इज कॉल्ड वेव फंक्शन, वेव फंक्शन, वेव फंक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन, ये है वेव फंक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन। अब ये वेव फंक्शन साई जो है ये डिटेल में हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग बस ऊपर ऊपर देखेंगे। मैंने पहले बता चुका हूं कि हम लोग क्वांटम का बेटा थियोरेटिकल मैथमेटिकल बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, हम लोग को थ्योरी में समझना है क्या बोलता है, मैथ्स के हिसाब से क्या बोलता है हम लोग को उससे मतलब नहीं है। चलिएगा बात को समझिएगा, ये लिख लिए स्क्रॉडिंगर इक्वेशन, साई और साई, दिस इज वेव फंक्शन, पीएसआई लिखते हैं, साई बोलते हैं। कुछ लोग देखो क्या बोलते हैं कि एंशिएंट इंडिया से ले गया है क्वांटम मैकेनिक्स बिकॉज ये त्रिशूल टाइप दिखता है। नहीं बेटा ऐसा नहीं है, ये ग्रीक सिंबल है, अब यूज हो गया तो हो गया। वाई भी लोग यूज कर सकते थे, एक्स भी यूज होता था, अल्फा बीटा गामा कुछ भी यूज होता था, बट साई यूज किया गया, वो त्रिशूल थोड़ी ना है। इस कारण से ऐसा नहीं है कि क्वांटम मैकेनिक्स इंडिया से गया, ठीक है। चलिए अब समझेंगे स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन क्या था। लिखा गया स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन में 2/2x², यहाँ 2²। समझिए बात, ये डिफरेंशिएशन का सिंबल है। आप लोग डिफरेंशिएशन बोलेंगे सर डिफरेंशिएशन तो ऐसे लिखते, आप ऐसे क्यों लिख दिए? बेटा आप लोग अभी डिफरेंशिएशन पढ़े, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन, माइनर अंतर होता है, माइनर अंतर है, ठीक है, ऑफ साई प्लस 2²/2y² साई प्लस 2²/2z² साई। अब बोलेंगे सर स्क्वायर क्या है? अरे डबल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन क्या है? डबल डिफरेंशिएशन। यस सर। देखो हम लोग इक्वेशन लिख रहे हैं बेटा, बट जरूरी नहीं है कि इक्वेशन आपको एग्जैक्टली याद हो। हम लोग लिख रहे हैं कि लिखना चाहिए, सब कोई हर जगह मतलब लिखता है, तो इसीलिए हम लोग लिख रहे हैं। बुक्स में भी कहीं कहीं आपको मिल ही जाता है, इसीलिए हम लोग लिख रहे हैं, अदरवाइज ऐसा कोई जरूरी नहीं था इसको करना। चलिए सर प्लस 2 मतलब माइनर डिफरेंशिएशन, पार्शियल, पार्शियल ओके सर। 2 मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये हायर मैथमेटिक्स में है बेटा, बताया ना। देखो स्क्रॉडिंगर को समझने के लिए ना आपको मैथ्स, अभी आपका लेवल इतना नहीं है कि मैथ्स भी समझ पाओगे आप इसका, मतलब ऐसा मैथमेटिक्स, ऐसा ऐसा सिंबल यूज होगा जो आपने कभी देखा भी नहीं होगा।
मतलब बहुत सारे ऐसे चीज देखे होंगे देखेंगे कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये कौन सा सिंबल है। ठीक है, इसको पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं। चलिए आगे, प्लस 8π² m बाई h² इंटू e माइनस v इक्वल्स टू 0। ये है बेटा आपका ये। अब E क्या है? E है बेटा टोटल एनर्जी। V क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। अब बोलेंगे सर कहां से डिराइव हुआ? बेटा इक्वेशन लिखने के लिए श्रोडिंगर को नोबेल प्राइज मिल गया। बताइए, अब इसी बात का तो नोबेल प्राइज नहीं मिला होगा कि आपको आधे घंटे में इक्वेशन समझ में आ जाए। अगर आधे घंटे में इक्वेशन समझ में आ जाए तो फिर तो मतलब नोबेल प्राइज बेकार मिला। आप बोलेंगे सर E = mc² के लिए भी तो मतलब मिला था, उसमें नोबेल प्राइज क्यों मिला? जाके पता कीजिए किसके लिए मिला था। ठीक है, और E = mc² में क्या ही समझ में आता है कॉमन मैन को? कुछ नहीं समझ में आता है। चलिए, ये अपना श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन। अब ध्यान से समझिएगा, उनसे पूछा गया साई क्या है, तो साई के बारे में बोले एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन। एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन। एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन। एक बार इसको अच्छे से बेटा देख लीजिए, थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिए अभी की अभी। अच्छा यहाँ साई रह गया, ठीक है, यहाँ साई होगा, यहाँ साई है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ साई था। चलिए, होपफुली देख लिए होंगे, आप समझिए बात। साई एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन है। अब समझिए, स्क्रोडिंगर के हिसाब से साई को वो रियल लाइफ में रिलेट नहीं कर पाए। स्क्रोडिंगर से पूछा गया इसका फिजिकल मीनिंग बताइए, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या है ये? स्क्रोडिंगर ने बोला हमें नहीं पता, हमें नहीं मालूम, बस हमको पता है ये इलेक्ट्रॉन का इक्वेशन होगा। फिर समझिए, फिर एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या किया, बॉर्न नाम था उनका, बॉर्न। इन्होंने बोला साई हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, साई हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, बट बोला साई स्क्वायर का सिग्निफिकेंस है। साई स्क्वायर इज प्रोबेबिलिटी, सुन लीजिए फिर लिखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट गिवन पॉइंट। मतलब ये ऑर्बिट है, ऑर्बिट, ये एक एटम है। साई अगर यहां पर इसका लोकेशन प्लेस कर दीजिएगा, मान लीजिए इसका x, y, z आपने प्लेस कर दिया इक्वेशन में, तो साई स्क्वायर से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी कितना है ये मालूम चलेगा। इलेक्ट्रॉन हर बार मिलेगा नहीं, प्रोबेबिलिटी की इलेक्ट्रॉन वहां आपको मिल जाए। पर आप बोलेंगे सर अभी अभी आप बोले इलेक्ट्रॉन जो है हर जगह, अरे है हर जगह, बट जब देखने जाएंगे तो पार्टिकल बन जाएगा ना, तब तो मिलेगा कहीं।
आप नहीं देखिएगा वेव है, बट देखने जाएंगे तो पार्टिकल बन गया, तब तो मिलेगा। तब कभी यहाँ मिलेगा, कभी यहाँ मिलेगा, कभी यहाँ मिलेगा, कभी यहाँ मिलेगा। देखने जाएंगे तो मिलेगा, कभी कभी कहीं पर भी मिलेगा। तो जब जहां मिलेगा उसका प्रोबेबिलिटी यहां से निकलेगा कि वहां पर कितनी बार मिलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मिलने का प्रोबेबिलिटी है 1/10, मतलब 10 टाइम देखने जाएंगे इलेक्ट्रॉन को तो तुरंत पार्टिकल बनेगा, और 10th टाइम जाएंगे, 10 बार जाएंगे तो एक बार यहाँ मिलेगा, बाकी 9 टाइम्स कहीं और मिलेगा। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा। नो सर। हाँ, इसी का नाम है बॉर्न इंटरप्रिटेशन। सर हाँ बेटा। सर ये कैसे हो सकता है? क्या? सर किसी का एक क्वांटिटी का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है और उसका स्क्वायर कर दे तो हो जाए। बस यही प्रॉब्लम उनको था, क्या नाम है, श्रोडिंगर को। उन्होंने बोला, इनको बोला भांग खा के आए हो क्या? इनको ऐसे करके सुना, मतलब इनको तो मतलब बेइज्जत कर दिया था, ठीक है। इनकी मतलब खूब बेइज्जती की थी इन्होंने, श्रोडिंगर ने। मतलब इक्वेशन श्रोडिंगर ने लिखा, इंटरप्रिटेशन कोई और दे रहा है, और जिन्होंने लिखा है वो इंटरप्रेट करने वाले की बेइज्जती करता है। और लिख लिख कर बेइज्जती, मतलब अखबारों में लिखते थे एक दूसरे के अगेंस्ट, मतलब ऐसी बेइज्जती करते थे वो। मतलब अब वहां तो भांग नहीं मिलता था, बट मतलब कहना उनका यही था कि मतलब वो नशे में बात कर रहे हैं, उनको मतलब होश नहीं है वो क्या बोल रहे हैं। समझे, ये चल रहा था। चलिए सर इतना कॉम्प्लेक्स सोचते कैसे थे? क्या बेटा? इतना कॉम्प्लेक्स सोच कैसे लेते थे? सोच लेते हैं बेटा, तभी तो मतलब देखो थियोरेटिकल फिजिसिस्ट बेटा मतलब थोड़ा मतलब अलग सोचना पड़ता है उनको, मतलब। और सही बता रहे, ये नील बोर जो है ना, he was less of a scientist and more of a philosopher। मतलब मेरा नहीं मानना, स्क्रॉडिंगर का मानना था। अकॉर्डिंग टू स्क्रॉडिंगर एंड हाइजेनबर्ग, नील बोर वाज लेस ऑफ ए साइंटिस्ट, मोर ऑफ ए फिलोसोफर। इनफैक्ट नील बोर ने अपनी थ्योरी जो दी ना बेटा, उसके कुछ साल के बाद उन्होंने भी बेटा क्वांटम मैकेनिक्स में कंट्रीब्यूट किया था। ऐसा नहीं कि नील बोर ने क्वांटम मैकेनिक्स में कंट्रीब्यूट नहीं किया, he has done, he has contributed towards development of quantum mechanics। तो ये थ्योरेटिकल फिजिक्स वाले लोग थोड़ा बेटा वो फिलोसफिकल टाइप के होते थे, क्योंकि इस माइन्यूट लेवल पे बेटा आपका इंट्यूशन काम नहीं करता है। इंट्यूशन से बहुत आगे होती चीजें, ये कॉमन सेंस से बहुत ऊपर होता है ये सारी चीजें। चलिए यहां तक समझ में आया है बेटा? यस सर। चलिए आप समझिए, अब आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स। सर जेई में कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आता है? क्या बेटा? जेई में कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आता है? क्या बेस्ड बेटा? कॉन्सेप्ट बेस्ड, कॉन्सेप्ट बेटा क्वांटम मैकेनिक्स या सिर्फ सर कैलकुलेशन बेस्ड ही आता है? बेटा स्टेटमेंट रीजनिंग में आ सकता है कॉन्सेप्ट बेस्ड, बट आपको बता दे रहे क्वांटम मैकेनिक्स से वैसा कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आप एकदम परेशान हो जाइएगा। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स से ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। देखिए यह है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल। यह है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल। इसका मीनिंग क्या है समझिएगा बात को। कह रहा ये है बेटा इसमें कि इलेक्ट्रॉन कोई डेफिनेट ट्रेजेक्टरी फॉलो नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रैंडमली न्यूक्लियस के अबाउट घूम रहा है। बस एक चीज श्योर है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर बंधा हुआ नहीं है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर है। तो ऐसा कुछ एरिया के अंदर, वॉल्यूम के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। आप बोलेंगे नहीं सर कभी कभी बाहर भी जा रहा है, बिल्कुल बाहर भी जा रहा है, कभी कभी जा रहा है।
90% और मोर चांस है कि इलेक्ट्रॉन इसी वॉल्यूम के अंदर मिलेगा। अब ऑर्बिट वगैरह गया, ऑर्बिट वगैरह कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉन इज नॉट रिवॉल्विंग इन ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन इज एक्चुअली रैंडमली मूविंग अराउंड न्यूक्लियस, and this volume where probability of finding nucleus is more than 90%, that will be called orbitals, that will be called orbitals. The 3D region, देखो इसका डेफिनेशन कैसे लिखते हैं तब आपको समझ में आएगा। The 3D region या वॉल्यूम, 3D वॉल्यूम, अब देखो 3D भी बोल के वॉल्यूम भी बोल के बेटा एक ही चीज है दोनों। 3D वॉल्यूम अराउंड न्यूक्लियस, अराउंड न्यूक्लियस where probability of finding electron is more than 90%, more than 90% is called orbitals. कहीं कहीं 90 लिखा रहेगा, कहीं कहीं 95 लिखेगा, टेंशन नहीं लेना है। कहीं कहीं लिखा रहेगा मैक्सिमम, सब एक ही चीज है। ईच एंड एवरीथिंग इज सेम। समझ में आया सबको बेटा? सर हाँ सर, तो मतलब ऑर्बिटल्स बस एक एरिया है जिसमें हम लोग सोच सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन होगा। वॉल्यूम है बेटा, एरिया नहीं है। एरिया 2D होगा, वॉल्यूम 3D होगा, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन मिलने का चांसेस मैक्सिमम बोला जाता है, या 90% से ज्यादा। तो अब तो थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल जैसा ही थोड़ा सा हम लोग का मॉडल बन गया। हाँ थॉमसन में, पर ये था ना बेटा, न्यूक्लियस नहीं बोला था ना उन्होंने, न्यूक्लियस की बात नहीं हुई थी ना, न्यूक्लियस तो उनका पूरा स्प्रेड था। यस। चलिए समझते बात। अब है टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स। टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला एस ऑर्बिटल, स्फेरिकल। एस ऑर्बिटल्स स्फेरिकल है ये, स्फेरिकल मतलब इलेक्ट्रॉन अंदर कहीं पर ही मिल सकता है। फिर है ऐसा कुछ, पी ऑर्बिटल। बेटा एक्चुअल में क्या है ना, ये दो बैगन है, दो बैगन को रख दीजिए तो जो वॉल्यूम क्रिएट है वो पी ऑर्बिटल है। डम्बेल शेप, डम्बेल शेप, बॉडी बनाने वाला डम्बेल नहीं होता वैसा शेप है। सो वी हैव पी ऑर्बिटल एंड एस ऑर्बिटल। सर तब तो पी ऑर्बिटल का वॉल्यूम एस ऑर्बिटल से कम होगा। क्या जरूरी है मैं छोटा स्फीयर बना दूं तो? नहीं सर, मैं इस डायग्राम, नहीं, दोनों डायग्राम के डायग्राम नॉट टू स्केल, ठीक है? अब लिखना होगा बेटा, ठीक है? अभी साइज के बारे में बात नहीं करेंगे बेटा। चलिए, तो एस ऑर्बिटल हो गया, पी ऑर्बिटल हो गया। अब डी ऑर्बिटल आएगा। डी ऑर्बिटल देखो कैसा होता है, ये सिमेट्रिकल है, ठीक है? अब ये मत बोलिएगा सर ये वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा मैंने बनाया है, बड़ा है नहीं।
ये सिमेट्रिकल है। हाँ, कलर येलो होगा, ठीक है। दिस इज डी ऑर्बिटल, दिस इज डी ऑर्बिटल। और ये बेटा डबल डम्बल होगा, डबल डम्बल। और क्लॉवर लीफ, क्लोवर लीफ मतलब लॉन्ग, लॉन्ग का शेप भी देखिए ऊपर से ऐसा ही दिखता है। तो दिस इज डबल डम्बल। हो गया सर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बेटा एफ ऑर्बिटल आता है। एफ ऑर्बिटल हम लोग को नहीं देखना है, ठीक है, बट एफ ऑर्बिटल भी होगा, आप समझिएगा बात को। तो उसका स्ट्रक्चर तो ड्रॉ नहीं कर सकते। नहीं ड्रॉ करना है बेटा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसे समझिए। एनर्जी लेवल अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स। समझिएगा बात को। ये n इज इक्वल टू 1 होता था, ध्यान से समझिए। हम लोग इसको बोलते थे ऑर्बिट, बोलते थे बेटा, यस यस सर। या शेल बोला करते थे। ऑर्बिट या शेल बोलते थे, आप समझिएगा बात। अब ये शेल है ना, शेल के अंदर भी छोटे छोटे लेवल हो गए। मतलब ये ऑर्बिट है, ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर 3 लेवल हो, अगल बगल 3 लेवल है। शेल है, शेल के बाद सब शेल है। समझिए बात को। कैसे समझाए इसको, ऐसे मान लीजिए ये एक बॉक्स है, इसको आपने नाम दिया शेल नाम दिया। अब इसके अंदर भी लेवल है, इसके अंदर भी एनर्जी का लेवल है, ऐसे करके। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सब शेल। शेल के अंदर भी लेवल होंगे, इसका नाम हो जाएगा सब शेल। और इसके अंदर ऑर्बिटल्स होंगे, इसके अंदर मल्टीपल ऑर्बिटल्स। इसके अंदर ऑर्बिटल्स होंगे, ऐसे समझ लीजिए। दीज आर ऑर्बिटल्स। पहले हम लोग बोलते थे फर्स्ट n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू, अब n इज इक्वल टू 2 है, 2 के अंदर भी छोटे छोटे लेवल्स है। 2 में सिर्फ एक लेवल नहीं है, 2 में भी बेटा मल्टीपल लेवल है। मतलब हम लोग को एक्चुअल में ऐसे बनाए थे, ऐसे नहीं बना था, ऐसे बना था। n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, ऐसे करना था। n इज इक्वल टू 3, ऐसे करना था। यहाँ हो जाता है n1, n2, n3, ये होना था। सर तब सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स होता है। हाँ, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स होगा। अच्छा सर, ये इसे हम अलग से नहीं समझेंगे। मैं जैसे कि हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स का थ्योरी एकदम पार्टिकल नेचर से अलग समझ रहे थे। बेटा
हम लोग एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल की बात। चलिए आगे चल के और समझ में आएगा, क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, आज यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट क्लास से ना हम लोग ऑर्बिटल्स पूरा डिटेल में करेंगे, क्योंकि अब ऑर्बिटल्स आधे में नहीं रोकेंगे। ठीक है, कल एक बार स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी ऑर्बिटल्स खत्म नहीं होगा आपका। ठीक है, 20 मिनट में ऑर्बिटल खत्म नहीं होने वाला है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑर्बिटल से स्टार्ट करेंगे। चलिए, अभी तक जो हुआ है बेटा उसमें कोई डाउट? नो सर। नो सर। चलिए ठीक है भाई, नेक्स्ट क्लास में यहाँ से होगा।